मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KSN क्लास में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने 12th का हिस्ट्री का पूरी ऑब्जेक्टिव 400 प्लस ऑब्जेक्टिव की क्लासेस ख़त्म की है। इसकी आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। और बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी का हमने काव्य खंड का लेकर आया है। काव्य खंड में आपको मिल जाएगा, आपको क्या, सारी चैप्टर की ऑब्जेक्टिव और उसके साथ आपकी भावार्थ, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और भावार्थ एक साथ चलेंगे। एक चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इस तरह से शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है काव्यखंड की, तो सही ढंग से समझते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। पहले समझते हैं कितनी चैप्टरों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे बात करते हैं, आपकी पहली पढ़नी है कि करवक। क्या पढ़नी है? करवक, पहली चैप्टर। दूसरा है सूरदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है छपय, पाँचवा है कवित, छठा है तुमुल कोलाहल कलह में, सातवां है पुत्र वियोग, आठवां है उषा, नौवां है जन जन का चेहरा एक, दसवां है अधिनायक, ग्यारहवां है नन्हे प्यारे नन्हे बेटों को, बारहवां है हार और जीत, तेरहवां है गांव का घर। तो आपने देखा कि मुझे इसमें ना हम लोगों को तेरह चैप्टर पढ़नी है। कितनी चैप्टर पढ़नी है? इसमें क्या मिलेगा आपको? आपको काव्यखंड है, जिसमें आपको मिल जाएगा भावार्थ मिल जाएगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में, इस चैप्टर में मिल जाएगी। तो इसकी पीडीएफ भी है, लेकिन इसके पीडीएफ के लिए आपको मैंने पहले सारे वीडियो में बता चुका है। इसमें टेलीग्राम पे आपको मैसेज करना पड़ेगा। टेलीग्राम में मैसेज करोगे तब जाकर आपकी इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। पहली चैप्टर के नाम क्या है? करवक, ठीक है। अब इसकी क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें, करवक के कवि कौन है? करवक के कवि है मलिक मोहम्मद जयासी। कौन है? करवक की कवि है मलिक मोहम्मद जयासी। बात करते हैं दूसरा, मलिक मोहम्मद जयासी की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जयासी की कविता है करवक। कौन सी है? करवक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जयासी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जयसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जयसी का जन्म हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में। किस में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं, जयसी किस तरह के कवि थे? तो जयसी सूफी कवि थे। कौन से कवि थे? सूफी कवि थे। कौन? जयसी आपके, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं छठे नंबर की। छठा नंबर, जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? जयसी का जन्म स्थान अमेठी में है, ठीक है। किस में है? अमेठी में है। अगला बात करते हैं सातवां, जयसी के पिता का नाम क्या था? जयसी के पिता का नाम था शेख एमरेख। क्या नाम था? शेख एमरेख जयसी के पिता के नाम थे। आगे बात करें, जयसी थे कौन? जयसी एक फकीर थे। कौन थे? एक फकीर थे। अगला क्वेश्चन है, जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो जयसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? प्रेम मार्गी शाखा से। आगे बात करते हैं, जयसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जयसी की काव्य की भाषा थी अवधी। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा थी। जयसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जयसी के काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। आगे बात करते हैं, जयसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? तो जयसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा। किससे? रक्त रूप लेई द्वारा जयसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को जोड़ा। आगे बात करते हैं, जयसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो जयसी ने रतन सेन और पद्मावती की कथा को अपनी आंसुओं से सींचा। किससे सींचा? अपने आंसुओं से सींचा। आगे बात कर, जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो जयसी नेत्र दोष होते हुए भी बहुत बड़े गुणवान व्यक्ति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 15। कहता है कि जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जयसी का काव्य जो है, यानी कि जो कविता है, समुद्र की बात थी। समुद्र जिस तरह से गंभीर और व्यापक है ना, उसी तरह जयसी की जो हमारी कविताएं हैं वो व्यापक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि है जयसी। कौन है? जयसी, ठीक है। अगला बात करते हैं, करवक कहाँ से लिया गया है? तो करवक पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से लिया गया। मोस्ट VVI क्वेश्चन सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं है। आपकी किताबों से लेकर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से लेकर सारे चीज़ों को देखकर बनाया गया है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। करवक के रचयिता कौन है? करवक के रचयिता है जयसी। कौन है? करवक के रचयिता जयसी है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जयसी रचित पद्मावत की भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। आगे बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जयसी प्रेमा खनाया काव्य परंपरा के कवि थे। आगे बात करते हैं, जयसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की? तो जयसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण से की। किससे की? दर्पण से की, ठीक है। मलिक मोहम्मद जयसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जयसी प्रेम मार्गी शाखा के
कवि है। किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। आगे बात करते हैं कौन सी कृति जैसी की नहीं है, तो मृगावती कृति जैसी की नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं पद्मावती किसकी रचना है, तो पद्मावती जैसी की रचना है। किसकी रचना है? जैसी की रचना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आप अपने भावार्थ पे, जो मेन चीज़ है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया। हर हिंदी के क्वेश्चनों में 1 से 2 आपके ये कविताएं रहती है जिसका आपकी भावार्थ लिखनी रहती है। ठीक है, अब उसको समझते हैं और उसको ढंग ढंग से पढ़ते हैं। जैसे पहला भावार्थ है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। कहने का मतलब है, कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जैसी द्वारा रचित पद्मावत के अंश है। किसके अंश है? प्रस्तुत पंक्ति जो हमारे कवि जैसी है ना, ये जो कविताएं ली गई हो पद्मावती का क्या है? अंश है, एक भाग है जहाँ से लिया गया, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन होते हुए भी जैसी गुणवान है। क्या है? एक नयन। जैसी के पास जो हमारे कवि थे ना, वो थे क्या? एक नयन का थे। एक नयन था, एक आँख उनके पास था, एक आँख नहीं था। ये एक आँख होने के बाद भी ना वो बहुत बड़े गुणवान व्यक्ति थे। ठीक है, क्या और कह रहा है कि जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। क्या? जो भी आज भी जैसी की कविताओं को सुनोगे तो मोहित हो जाता है, यानी कि मतलब कि एक प्रसन्न होता है, एक प्रसन्न मुख हो जाता है, आनंद भरी जाता है, आनंद आता है। और उस जैसी की कविता है ना, उनको व्यक्तियों को अपने तरफ खींचती है। ये चीज़ बताया गया है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? एक चीज़ याद रखना है, की पॉइंट की बात करें तो इसमें की पॉइंट एक है जहाँ से आपकी ये याद रहेगी, वो है एक नयन। क्या है? एक नयन। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक नयन जहाँ भी देखोगे तो सोच लो ना कि जैसी की कविताएं की पहली श्लोक है जिसको भावार्थ करनी है। कह रहा है कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, कहने का मतलब है कि एक नयन होते भी है, एक आँख होते हुए भी जैसी क्या है? गुणवान व्यक्ति है। सोई बिमोहा जई कवि सुनी, यानी कह रहा है कि जो भी इनकी कविताओं को सुनता है वो मोहित हो जाता है, यानी कि प्रसन्न होता है। इनकी कविताएं दूसरे व्यक्ति को अपने तरफ क्या करती है? खींचती है। ठीक है, चलिए अगली भावार्थ की बात करते हैं। देखिए अगली भावार्थ है चांद जई जग विधि अवतारा, दिनही कलंक किन्ही उजियारा, जग सूजा एक ही नैना, उवा सुक अस नख्तन माहा। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद जैसी द्वारा लिया गया रचित काव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य को पूरा संसार में फैला रहा है, जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच उद्धत है। उसी प्रकार कवि ने अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है। क्या कह रहा है कि चांद जही जग विधि अवतारा की दिनही किलंक किन्ही उजियारा। कह रहा है कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पे उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में भी कमी है, चंद्रमा में चलते हैं चांद में दाग है, तो जैसे चांद में दाग है वैसे ही कवियों में भी कमी है। चंद्रमा की तरह क्या है? कवियों में कमी है, लेकिन चंद्रमा की तरह वो भी जैसी जिसकी कविताएं हैं, जो हमारे कवि हैं उनकी कविताएं ये चंद्रमा की तरह पूरे संसार में फैले हुए हैं और पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। सारे लोग इनकी मोहम्मद जैसी की कविताओं को जानते हैं। ठीक है, जिस प्रकार जैसे कि एक शुक्र जो ग्रह होता है, एक नक्षत्र होता है, वो सारे क्या है? सारे नक्षत्रों के बीच एक शुक्र है जो उद्धत रहता है, एक उत्पन्न रहता है। ठीक है, उसी तरह ये जो कवि है ना, जिस प्रकार चांद में दाग है उसी प्रकार क्या है? कवियों में भी कमी है। कवि में कमी क्या है कि एक आँख नहीं है, चांद में क्या है? एक दाग है। लेकिन जिस प्रकार चांद हमारी पूरी संसार को रोशनी देती है, उसी प्रकार एक कवि अपने काव्य से पूरी संसार को प्रकाशमय कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि उसी प्रकार कवि ने अपनी एक आँख से इस दुनिया को भली भांति समझा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कवि कहता है कि एक आँख होते हुए भी उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत सही ढंग से, बहुत बेहतर ढंग से समझा है। ठीक है, ये चीज़ समझिए। अगर इस पॉइंट के की पॉइंट की बात करें तो इसका की पॉइंट है कि आपका चांद जईस। क्या है? चांद जईस। अगर इस चीज़ों को याद रखोगे ना तो आप समझ में आ जाओगे चांद जईस का मतलब क्या है। कि जब आप इसको नोट्स बनाओगे तो नीचे लिख लेना कि पॉइंट में चांद जईस, तो इससे याद रहेगा कि जैसी कि सेकेंड कविता है कि ये भावार्थ लिखनी है, यानी कि सेकेंड लाइन की भावार्थ।
ठीक है, चलिए अगला पर चलते हैं। अगला बात क्या कर रहा है, जौ लही अम्भी डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति, ये तो आपको सारे में लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद जैसी व पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि जो लही अभी डाब न होई, तो लही सुगंध बसई न सोई। कहने का मतलब है जो हमारे आम जो होता है ना, आम तो हर किसी ने देखा है, हर किसी के पास पेड़ होगा, उसमें जो डाब होता है ना, अगर उस डाब को तोड़ेंगे ना ऊपर वाले हिस्सा को, तो उसमें सुगंध होती है। क्या होती है, सुगंध होती है। तो वही कह रहा है कि कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब न हो तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। अगर देखिए इसी प्रकार आपके जीवन में कोई ना कोई चीज़ ऐसा एक डाब की तरह होना चाहिए जिससे आपकी जीवन सुगंधित हो जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। इसका की पॉइंट की बात करेगा तो जौ लही, क्योंकि ये शब्द ना, ये की पॉइंट मैं बार बार एक ही चीज़ को क्यों दोहराऊँ, उसके फर्स्ट लाइन को क्यों दोहरा हूँ, इसके समझिए, क्योंकि ये लाइन ना किसी और कविता में नहीं मिलेगी। इसीलिए याद रखिएगा इसकी की पॉइंट को कि जौ लही, तीसरका का की पॉइंट जौ लही, जहाँ देखिएगा समझिएगा मोहम्मद जैसी की कविताएं हैं जिसके बारे में हमको भावार्थ लिखनी है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे बात करते हैं, किन्हीं समुद्र पानी जौ खारा, तो अति भय असुझ अपारा। कहने का मतलब है प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित कविता के पद्मावत का अंश है। कवि कहते हैं कि समुद्र को पानी खरा है, इसीलिए असुझ और अपार है। कहने का मतलब है कि कहने का ये मतलब है कि कवि का कहने का मतलब है कि जिस प्रकार किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुझ अपारा। कहने का मतलब है जिस तरह क्या है, समुद्र की पानी क्या है, खरा है, जो उसका उपयोग नहीं करता है। क्या करते हैं हम लोग, समुद्र के पानी का उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो नमकीन है, इसीलिए वो असूझ यानी कि बिना सूझे वो, और अपार है। अपार कहने का मतलब बहुत है। अगर उसकी पानी की अगर हम लोग यूज करते, वो खरा नहीं होता, तो हम लोग यूज करते, शायद समुद्र की पानी में थोड़ी सी कमी आ जाती। इसीलिए अगर इसकी की पॉइंट की बात करें तो इसकी की पॉइंट है, आपको बता दूं कि किन्हीं समुद्र, क्या, किन्हीं समुद्र, क्या है, किन्हीं समुद्र। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या कहता है, देखिए अगला नंबर है कि जय सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाई कंचन गिरी आँख आग आकाशा। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक द्वारा जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत में त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि कवि कहता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, ना भा कंचन गिरी आग आकाशा। कहने का मतलब यह है कि कवि कहता है कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका की पॉइंट क्या हुआ है, जो सुमेरु त्रिशूल, क्या त्रिशूल वाला बात करते। एक और था जो सुमेरु वाला, कहाँ पे था, ये था जौ लौ, और ये है जौ सुमेरु। ठीक है, याद रखिएगा, इसका वो था जौ लौ, इसका था जौ सुमेरु, जौ सुमेरु। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे है कि जौ लही कड़ी कलंक न पारा, कांच होई न ही कंचन कारा। कहने का मतलब है कि अगला कहता है कि भावार्थ प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घोड़िया यानी कि सोने गलाने वाला पात्र में सोना को नहीं गलाया जाता तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होती। जैसे कहने का मतलब सोना को जब तक आप नहीं गलाओगे तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं बनेगी। जौ लही घड़ी कलंक न अपार पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। कहने का मतलब है कि जब तक आप सोने के को गला नहीं दोगे तब तक वो कांच नहीं हो जाएगी। अब इसके की पॉइंट की बात करें तो इसका की पॉइंट बहुत ही आसान है, कलंक। क्या है, कलंक। ठीक है, कलंक शब्द समझिएगा, ये भी आपकी किससे मिलेगी, जैसी मोहम्मद से ही कविताएं से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है, बस समझने की टेंशन है, समझ जाओगे सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगला है एक नयन जस दर्पण ओते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जोवही कई चाऊ।
कहने का मतलब है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं एक नयन होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपमान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। कहने का मतलब है, कविताएं कह रही है कि मोहम्मद जैसी जो हमारे लेखक है, उनका कहने का मतलब है जो कवि है उनके पास एक आँख थी। एक आँख होने के बाद भी वो इतना गुणवान थे, इतने दर्पण, उनके स्वभाव इतने अच्छे थे कि बहुत सारे विद्वान लोग उनसे कुछ सीखने के लिए उनकी तरफ देखते थे, उनसे चरण छूते थे, उनके पैर छूते थे। ठीक है, तो ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोई लाई रकत के ले गाढ़ी प्रीति नैना जल भोई। ठीक है, तो चलिए आपको इसकी अनुवाद बताते हैं। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद मलिक जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मोहम्मद एक काव्य रचकर सुनाया जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम का पीड़ा का अनुभव हुआ। मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गढ़ी प्रीति की आंसुओं के जल से भिगोया। कहने का मतलब क्या है कि कवि कहता है कि जिसने मोहम्मद जैसी का कविताओं को पढ़ा है, उसने एक प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया है, और उन्होंने प्रेम का पीड़ा का अनुभव किया है। इसमें ये जो कविता है उन्हें रक्त लगाकर लेई से जोड़ा है और प्रति आंसुओं के जल में इस कविता को भिगोया है। जिसने सुना है उसने प्रेम का पीड़ा का अनुभव किया है और आंसुओं के जल में भिगोया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्या है? ओ मन जाई कबित अस्किन्हा, मक यह रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ रधो जनिकिलही बखानु, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहने का मतलब है, कहता है प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहता है कि मैंने इसका काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरा न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह रतन सेन है और न वह रूपवती पद्मा, न वह बुद्धिमान सुआ और न राघव चेतना या अलाउद्दीन। आज इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। कहने का मतलब है, कवि कहता है कि मोहम्मद जैसी कि मैं इस कविता के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूँ कि आज के समय में न रतन सेन है, मेरी जो कविताएं हैं न मेरे ना रहने के बाद भी ये संसार में एक निशानी छोड़ के जाऊं कि मुझे लोग याद करें। और कहते हैं कि न वो रतन सेन है, न रूपवती पद्मावती, न बुद्धिमान सुआ है और न राघव चेतना या अलाउद्दीन। इसमें से कोई नहीं है, बस रह गया है तो उनकी कहानियाँ रह गई है, उनकी निशानियाँ रह गई, उनकी चीज़ें रह गई है, नहीं तो वो इंसान नहीं है। ठीक है, ये चीज़ों को उसने बताया है। ठीक है, धाई सोई जस किरत जासु, फूल मरे पे मेरू मरे नवासु। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर उसका सुगंध रह जाता है। ठीक है, जो कह रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और कीर्ति और प्रतिष्ठा वाले हैं इस संसार में, जिसकी चीज़ें रह जाती है उनके जाने के बाद, कि जिस प्रकार एक फूल को तोड़ने के बाद उस फूल को मुरझा जाता है, लेकिन अगर एक किसी भी गुलाब का फूल है, कोई भी सुगंधित फूल है, उसको तोड़ो, उसको मुरझा जाएगा लेकिन उसमें सुगंध रह जाएगी। तो उसी प्रकार कवि तो चले जाएंगे लेकिन उनकी कृतियाँ, उनकी चीज़ें, उनकी हर चीज़ें क्या होगी? रह ही जाएगी। यही चीज़ें कवि ने बताया है। ठीक है, अगला बात करते हैं। कई न जगत जस बेचा, किन्हीं न लिन्हन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। ठीक है, कवि कहता है
कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। इसमें कवि कहते हैं कि संसार में न तो यश किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं जो मेरे कलेजे के खून में रचित कहानी को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्द में याद रखेगा। कवि कह रहा है कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न किसी ने खरीदा है। आपके पास जो टैलेंट है, जो कृतियाँ हैं, ना आप उसे बेच सकते हैं ना आप उसे खरीद सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? ना उसे आप खरीद सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को जो पढ़ेगा हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। उनके पास इतनी कॉन्फिडेंस थी कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कविताएं का जो पढ़ेगा वो हमें याद रखेगा। ठीक है, आज की ये जो भावार्थी ख़त्म हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी। तो शुरू करेंगे कल से सेकेंड चैप्टर, जो सेकेंड चैप्टर का नाम है मेरा सूरदास। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,